चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक हर एपिक नंबर अपने आप में यूनिक होता है, यानी मेरा एपिक नंबर आपको मिलेगा ही नहीं। क्या ऐसा आधार कार्ड के मामले में हो सकता है कि बिहार के किसी बंदे का आधार का नंबर बंगाल के बंदे का आधार नंबर एक समान हो जाए? क्या ऐसा फोन नंबर के मामले में हो सकता है कि जो मेरे फोन का नंबर है वही बंगाल में किसी और बंदे का भी फोन नंबर है? सस्ते से सस्ते फोन का भी IMEI नंबर अलग होता है। भारत में जितने वोटर्स हैं उससे कई गुना ज्यादा फोन दुनिया में होंगे, लेकिन क्या आपने सुना है कि दो फोन का IMEI नंबर एक समान है? ये संभव नहीं है, और अगर होता है तो फ्रॉड है, यानी कोई एक फोन इन दोनों में से फर्जी है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आप अपना एपिक नंबर डालकर अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस जगह पर तो कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपके एपिक नंबर से मिलता हुआ कोई और एपिक नंबर मिल जाए तो घबराए नहीं। कुछ मामलों में बंगाल के वोटर का एपिक नंबर गुजरात के वोटर का एपिक नंबर एक समान हो सकता है। कहीं नहीं लिखा है, मुझे तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नहीं दिखा। ये सरासर वोट की चोरी का मामला है। अलग अलग राज्यों के मतदाताओं का एपिक नंबर एक हो गया। 2000 में एरोनेट लॉन्च हुआ। इस सिस्टम के तहत आप अपने मतदाता पहचान पत्र का पंजीकरण करा सकते हैं और ऑनलाइन उसके डिटेल में बदलाव किया जा सकता है। 17 अप्रैल 2017 की टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर के अनुसार यह सिस्टम इसलिए लाया गया ताकि किसी के वोटर कार्ड का डुप्लीकेट नहीं हो। लोग पूरे साल अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और अब चुनाव आयोग कह रहा है कि एरोनेट से पहले की व्यवस्था के कारण डुप्लीकेट हो गया। जो सिस्टम डुप्लीकेट कार्ड दूर करने के लिए लाया गया, उसी सिस्टम में डुप्लीकेट नंबर का कार्ड भी मौजूद है। ये तो कमाल है ना। 2017 में एरोनेट आया, उसके बाद बंगाल में 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, 2021 में विधानसभा के चुनाव हुए, 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस सिस्टम को डुप्लीकेट कार्ड दूर करने के लिए लाया गया उसी सिस्टम से डुप्लीकेट पैदा किया जा रहा है। उसके सिस्टम में दो राज्यों में एक ही एपिक नंबर के अलग अलग मतदाता भला कैसे हो सकते हैं? क्या आज तक आयोग ने इन डुप्लीकेट एपिक नंबर को पकड़ा, देश को बताया? अगर तृणमूल कांग्रेस ये सवाल नहीं उठाती तो क्या चुनाव आयोग की नजर में ये बात आती? चुनाव आयोग का सिस्टम 8 साल से क्या कर रहा था? क्या महाराष्ट्र में भी यही खेल हुआ होगा? इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। उनकी आंखों के सामने इतनी बड़ी गलती भला कैसे हो सकती है? क्योंकि ममता बनर्जी को बताना पड़ा कि ऐसा घोटाला हो रहा है। क्या एक ही नंबर का एपिक नंबर बंगाल में भी हो सकता है और गुजरात में भी हो सकता है? क्या ये घोटाला नहीं है? राजीव कुमार ने तो यही दावा किया था ना, कि किस आधार पर दावा किया था कि सिस्टम में, मतदाता सूची के सिस्टम में कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। एक मुख्य चुनाव आयोग कहते हैं कि सिस्टम मजबूत है, उसमें छेद होने की गुंजाइश नहीं है, और एक कहते हैं कि कुछ राज्यों के मतदाताओं का नंबर एक हो सकता है। चुनाव आयोग की सर्वदलीय जांच होनी चाहिए। विपक्ष के सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को एक एक फाइल और मतदाता सूची की चेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोप पर चुनाव आयोग की सफाई पर्याप्त नहीं है। जवाब तो इस तरह से दिया गया है कि नए तरीके के सवाल पैदा होने लग गए हैं। आयोग को बताना चाहिए था कि कितने मतदाता इस देश में हैं जिनका एपिक नंबर एक है, और पहले क्यों नहीं बताया गया? एक चीज गौर कीजिएगा, महाराष्ट्र चुनाव के बाद विपक्षी दलों को समझ में आ गया कि मतदाता सूची को लेकर क्या हुआ होगा। दिल्ली चुनाव से कुछ हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल को समझ में आया कि मतदाता सूची को लेकर क्या हो रहा होगा। बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव से 1 साल पहले समझ आ गया है कि बंगाल में इस बार क्या खेला होने वाला है। ममता बनर्जी ने नाम लेकर बताया कि बीजेपी ने बाकायदा 2 एजेंसियां को भाड़े पर काम दिया है कि वो चुनाव आयोग की मिलीभगत के साथ फर्जी वोटर जोड़कर दिल्ली और महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी को जिता दे।
इन दो एजेंसियों के नाम है एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंस माइंड और इंडिया 360। ममता ने आरोप लगाया कि एजेंसियों ने जमीन पर कोई काम नहीं किया, किसी तरह का सर्वेक्षण नहीं किया। ऑनलाइन वोटिंग का यह अर्थ नहीं है कि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के मतदाता बंगाल में वोट डालने लगे। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कई दिनों तक निर्वाचन भवन के बाहर धरने पर बैठने के लिए तैयार हैं। इससे एक सवाल निकलता है, गुजरात के मतदाता का एपिक नंबर और पश्चिम बंगाल के मतदाता का एपिक नंबर जो एक समान है, वो दोनों एपिक नंबर कब से चुनाव आयोग के वेबसाइट पे दोनों राज्य की मतदाता सूची में मौजूद है? क्या इन्हें हाल फिलहाल में जोड़ा गया है? ये पता लगाना फॉरेंसिक जांच के लिए बेहद जरूरी है। क्या यह संभव है कि बंगाल में चुनाव हो और वोट डालने वाले गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में बैठे हो? क्या एपिक नंबर घोटाले से लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है? नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ, आप देख रहे सुपर न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बंगाल की वोटर लिस्ट में गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। उनके मुताबिक इन फर्जी मतदाताओं के एपिक नंबर एक जैसे हैं, जो चुनावी प्रणाली में एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है। ममता बनर्जी ने प्रमाणों के साथ ये आरोप लगाया है कि कुछ ऐसे मतदाता हैं जिनका एपिक नंबर बंगाल के मतदाता सूची में भी पाया गया है और गुजरात की सूची में भी। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि रानी नगर के मोहम्मद शाहिद उल इस्लाम का एपिक नंबर हरियाणा की सोनिया देवी के एपिक नंबर से मेल खाता है। इसी तरह रानी नगर के मोहम्मद अली हुसैन का वोटर आईडी नंबर हरियाणा के मंजीत से भी मेल खा रहा है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये चुनाव प्रणाली के लिए बड़ा धोखा हो सकता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा मतदाता सूची में धांधली के आरोप लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस ने भी इस मामले में शिकायत की है। कभी कांग्रेस, कभी आम आदमी पार्टी और अब इस बार तृणमूल कांग्रेस द्वारा मतदाता सूची में कथित धांधली के बारे में शिकायतें की गई है। इन एपिक नंबरों से ये पता चलता है कि बंगाल की मतदाता सूची में कुछ ऐसे नाम शामिल है जिनका एपिक नंबर बंगाल में भी मौजूद है और गुजरात की मतदाता सूची में भी। यदि ऐसा है तो ये चुनाव प्रणाली में एक बड़ा धोखा हो सकता है। 4 मार्च को तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के एक नए फुल फॉर्म के साथ ट्वीट किया, जिसमें आयोग को एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज्ड इंस्टीट्यूशन बताया। पार्टी का कहना था कि एक समय चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था थी, लेकिन अब यह बीजेपी के प्रभाव में काम कर रहा है। 3 मार्च को जारी किए गए एक कार्टून में तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में घोस्ट वोटर्स यानी कि भूत मतदाता वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हैं। पार्टी ने इस भाजपा की पैरानॉर्मल चुनावी रणनीति करार दिया। पर यहाँ सवाल यह है कि क्या मीडिया के लिए एक बड़ी खबर नहीं होनी चाहिए थी? ये चैनलों को इस मुद्दे की जांच के लिए अपनी टीमों को तैनात नहीं करना चाहिए था। खैर, दिल्ली में 3 मार्च को तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसदों सागरिका घोष, कीर्ति आजाद और डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आयोग ने ये स्वीकार किया है कि गलती हुई है, लेकिन उसे सही तरीके से स्वीकार नहीं किया गया। आयोग ने स्वीकार किया कि कुछ एपिक नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन ये धांधली नहीं है। पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग अब केवल डैमेज कंट्रोल कर रहा है और ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि ये एक सोची समझी चुनावी धांधली हो सकती है। तृणमूल ने आरोप लगाया कि आयोग को तटस्थ रहना चाहिए था, लेकिन अब वो भाजपा का चुनावी धांधली विभाग बन चुका है।
पार्टी ने चेतावनी दी है कि वो चुनाव चोरी करने की कोशिशों को सफल नहीं होने देगी। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर लगातार उठ रहे आरोपों पर भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, जिसके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। 7 फरवरी को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि 2019 से 2024 तक के बीच खासकर लोकसभा चुनाव के दौरान 40 लाख से अधिक नए मतदाता सूची में जोड़े गए। राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि इतने बड़े पैमाने पर मतदाता केवल 4 से 5 महीने में कहां से आ गए भला। आज तक मतदाता सूची चुनाव आयोग ने कांग्रेस को नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? इसमें क्या समस्या है? 7 फरवरी को राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं और 27 फरवरी को ममता बनर्जी पूरी तैयारी के साथ बंगाल के वोटर लिस्ट को लेकर आरोप लगा चुकी हैं। 20 दिन में भारत के मुख्य चुनाव आयोग बदल दिए गए, लेकिन आरोपों का दायरा दिल्ली से बंगाल पहुंच गया। जिस तरह से चुनाव आयोग ने मई 2017 में मशीन की धांधली को लेकर सारे पक्षों की जांच करने के लिए बुलाया था, अब उसे विपक्षी दलों को भी बुलाना चाहिए था ताकि मतदाता सूची की व्यापक जांच हो सके। अब चुनाव आयोग विपक्षी दलों के इन आरोपों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। बंगाल में चुनाव 2026 में है, लेकिन चुनाव आयोग की ये हालत हो गई है कि पार्टियां अब चुनाव खत्म होने के बाद भी वोटर लिस्ट की जांच कर रही है और चुनाव शुरू होने के 1 साल पहले से जांच करने के काम में लग जा रही है। दिल्ली में यही हुआ। आम आदमी पार्टी ने वोटर लिस्ट को लेकर कई आरोप लगाए, सवाल खड़े किए। चुनाव से पहले आतिशी सिंह ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 10,500 नए वोटर्स जोड़े गए और करीब 6,200 हटा दिए गए। महाराष्ट्र और दिल्ली के वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग के जवाब का अब भी इंतजार हो रहा है। ममता बनर्जी ने जब इसका नाम लिया तो हमने उन रिपोर्ट को फिर से पलटा। लोकसभा चुनाव से पहले अप्रैल 2019 में समर्थ बंसल, गोपाल साठे, रचना खेरा और रमन सेठी ने इसके बारे में हब पोस्ट में एक विस्तृत रिपोर्ट की और बताया कि प्रशांत किशोर के सुझाव पर 2013 में बीजेपी ने महिलाओं के लिए सर्वनी फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ शुरू किया। 2015 में बिहार चुनाव में बीजेपी की हार के बाद इसका नाम बदलकर एसोसिएशन ऑफ बिलियंस माइंड रख दिया गया और नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने इसका इस्तेमाल एक खुफिया चुनावी प्रोपेगेंडा मशीन के रूप में किया। ABM नेशन विथ नमो नाम का एक कैंपेन चलाती है और फर्जी न्यूज वेबसाइट बनाती है। ये सब हब पोस्ट की रिपोर्ट में लिखा है और हम वहीं से ये बता रहे हैं। रिपोर्ट कई साल पुरानी है। चुनावों को लेकर अभी से सतर्क रहने का समय आ गया है। महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। बिहार में क्या विपक्षी पार्टियां सो रही हैं? बिहार में भी चुनाव होने हैं, क्या वहां कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मतदाता सूची को लेकर आश्वस्त हैं? क्या उन्होंने सूची का सर्वेक्षण कर लिया है? इस तरह के आरोप चुनाव आयोग से लेकर चुनाव की प्रक्रिया को संदेह के दायरे में लाते हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। आयोग को लिखित बयान जारी करने से ज्यादा कुछ और करना चाहिए था। क्या 2 राज्यों में एक ही एपिक नंबर के अलग अलग मतदाता हो सकते हैं? क्या ये तकनीकी खामी है या सुनियोजित साजिश? क्या चुनाव आयोग इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच कराएगा? क्या ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आएगी? 2026 का बंगाल विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन इसे लेकर सवाल अभी से उठने लगे हैं। क्या चुनाव आयोग इन आरोपों की निष्पक्ष जांच करेगा या ये मामला भी दबा दिया जाएगा? क्या लोकतंत्र की पारदर्शिता बनी रहेगी या चुनावों में धांधली का नया युग शुरू हो चुका है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और देश और दुनिया भर की खबरों के लिए बने रहिए सुपर न्यूज़ 24 के साथ। अलविदा।